हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बताई थी एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस उस पर और हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच का सेपरेशन r है, तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है, फर्स्ट की निकालनी है, सेकंड की निकालनी है। U का मतलब है एनर्जी ऑफ दीस टू पॉइंट चार्ज सिस्टम हमें कैलकुलेट करनी है। अकेले Q1 चार्ज की निकालनी है, अकेले Q2 चार्ज की एनर्जी निकालनी है। तो देखिए, अगर जैसे U1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे निकालूंगा? चार्ज Q1 इनटू इसकी लोकेशन पर पोटेंशियल। ये Q1 चार्ज यहाँ रखा है, अकेले एक सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 इनटू चार्ज की लोकेशन पर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होगा? दूसरे चार्ज की K Q2 अपॉन R। तो U1 की वैल्यू क्या आई? K Q1 Q2 अपॉन R। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। और इसी तरह से अगर सेकंड पार्टिकल की एनर्जी निकालूंगा वो भी यही आएगी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर चार्जेस ऑफ सिस्टम में हर एक चार्ज की एनर्जी बराबर होती है तो सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × U1। अब n की वैल्यू, n का मतलब था नंबर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ ये दो चार्जेस हैं, तो दो चार्ज लिखूंगा तो n/2 × U1, तो ये U1 की इक्वल आएगी। तो जनरली इसमें ये कंफ्यूजन होता है, सर इससे ए Q1 की एनर्जी और Q2 की एनर्जी बराबर है, तो दोनों की मिला के टोटल एनर्जी डबल होनी चाहिए। लेकिन टोटल एनर्जी डबल नहीं, सेम होगी, क्योंकि Q1 की एनर्जी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q2। अगर Q2 नहीं हो तो Q1 की कोई एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी एक दूसरे के कारण है, एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी कहो या दोनों की कंबाइंड एनर्जी को, बोथ आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, ऑलमोस्ट इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन पिछले लेक्चर में डिफरेंस ये था कि ये वाला एक चार्ज दोनों में से ये फिक्स था, इसमें ये चार्ज फिक्स नहीं है। इनिशियली इन रेस्ट कंडीशन बट इट इज फ्री टू मूव। जो ये सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल है, या इसको ए वाला चार्ज कहूं, तो ए चार्ज इज इनिशियली एट रेस्ट बट इट इज फ्री टू मूव। अब बी वाले चार्ज को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये इंफिनिटी का साइन है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनिशियल में इनफाइनाइट है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। तो कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर इस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, रिपल्शन है ना, दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस वाले चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो यहाँ फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो वेलोसिटी इस वाले चार्ज की तो डिक्रीज होगी। और ये वाला चार्ज शुरू में रेस्ट में था, तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। अब हमें बताना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम कितना होगा। तो दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मिनिमम तब होगा ना जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो। तो मान लेते हैं इसकी इक्वल वेलोसिटी v और इसकी भी वेलोसिटी इक्वल v आ जाएगी, तब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। हमने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास में इस तरह की काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं कि अगर दो ब्लॉक स्प्रिंग से बने तो उस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपांशन और मैक्सिमम कंप्रेशन उस कंडीशन में होता है जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होती है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम या मैक्सिमम तब होता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो।
उसी कंसेप्ट पे ये दोनों की वेलोसिटी हमने सेम कंसीडर की, इसका मास 2m है, इसका मास m है। अब हमारे पास दो अननोन है, एक v और एक r मिनिमम। तो दो अननोन को बनाने कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन से बना लेंगे कि इस वाले, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे किस पर, दोनों पार्टिकल के सिस्टम पर। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑन सिस्टम ऑफ a प्लस बी। अब देखो इस वाले डायग्राम में, इनिशियल वाले डायग्राम में जो टोटल एनर्जी है वो इनिशियल डायग्राम में टोटल एनर्जी इस वाले फाइनल डायग्राम में जो टोटल एनर्जी उसके बराबर होगी। अब दोनों की एनर्जी इक्वल करें तो शुरू में इनके बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसके पास है हाफ एम यू स्क्वायर, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बाद में इन दोनों के बीच का सेपरेशन r मिनिमम है। अभी मैंने बताया था कि दो पॉइंट चार्ज अगर r डिस्टेंस पर हो तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r होता है। इसका चार्ज भी q, इसका भी q, तो k q स्क्वायर अपॉन r मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ टोटल मास लिख दूं 3m into v स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल दो हैं, v एंड r मिनिमम। इन दोनों के अलावा इस इक्वेशन में सारे गिवन पैरामीटर है। अब एक और इक्वेशन हमें बनानी होगी तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं तो ये जो F लग रहा है इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है तो वी कैन अप्लाई एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस पहले वाले डायग्राम में टोटल मोमेंटम, अगेन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ऑन a प्लस b। इस इनिशियल डायग्राम में टोटल मोमेंटम, फाइनल डायग्राम में। अब टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन में मैंने मान लिया इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इसका वेलोसिटी तो जीरो है, इसका मोमेंटम जीरो और इसका मोमेंटम होगा m into u, तो जीरो प्लस m into u इज इक्वल, फाइनल में दोनों की वेलोसिटी इधर है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मास 3m into कॉमन वेलोसिटी v। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना आंसर जो हमें रिक्वायर है r मिनिमम का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक हेक्सागन है और हेक्सागन में टोटल 6 वर्टेक्स होते हैं, हर वर्टेक्स पर q चार्ज है। तो हेक्सागन है जिसकी साइड की लेंथ a हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी साइड की लेंथ a के इक्वल है। तो अब इस हेक्सागन के हर एक चार्ज की एनर्जी बराबर होगी, तो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब किसी एक चार्ज की एनर्जी को निकालने के लिए क्या है, मुझे कुछ डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो ये बताओ A से C तक की डिस्टेंस क्या होगी, A से C तक की डिस्टेंस आएगी इस हेक्सागन में a√2 और यही डिस्टेंस आएगी A से D तक की, जबकि A to D डिस्टेंस 2a के बराबर आएगी। ज्योमेट्री से हम ये डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। अब ये डिस्टेंस आने के बाद अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, जैसे U1 एनर्जी निकालो, इस वाले पहले चार्ज की एनर्जी निकालता हूं रिमेनिंग 5 चार्जेस के कारण, तो इसकी
इस बी वाले चार्ज से डिस्टेंस है a और इससे डिस्टेंस है जैसे 1 की इस इन दोनों से डिस्टेंस a और a है ना, तो इनके कारण एनर्जी क्या होगी kq² a × 2। और c वाले चार्ज से ये डिस्टेंस a√3 के बराबर है और ये डिस्टेंस भी a√3 है, तो c और e पर जो चार्ज है उसके कारण एनर्जी होगी kq² a√3 × 2 के इक्वल। अब बचा हुआ जो d पर चार्ज है उसकी डिस्टेंस 2 है, तो उसके कारण एनर्जी प्लस kq² / 2a × 1। तो ये टोटल एनर्जी आ गई। इस वाले चार्ज की रिमेनिंग 5 चार्जेस के कारण एनर्जी है और 5 में से 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। अब ये टोटल एनर्जी आने के बाद इस अकेले चार्ज की एक सिंगल चार्ज की एनर्जी इसके बराबर है, तो पूरे सिस्टम की टोटल 6 चार्जेस की मिलाकर जो एनर्जी होगी वो n/2 × u1 होगी और n की वैल्यू 6 है, तो 6/2 × u1। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये डिस्टेंसेस कैसे आई। सॉरी यहाँ a√3 है डिस्टेंस a√3। अब ये डिस्टेंसेस कैसे आती है उसको ज्योमेट्री से हम निकालेंगे। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हेक्सागन है इसमें लाइन आपने ज्वाइन की, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। अब इस डिस्टेंसेस को निकालने के लिए मुझे a से c तक की लेंथ निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये परपेंडिकुलर यहाँ P पॉइंट पर कट करता है। तो अब यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी a cos 30 और सिमिलरली ये भी a cos 30 होगी। तो टोटल AC लेंथ की लेंथ क्या आ गई 2AC। तो AC लेंथ किसके इक्वल हो गई 2a cos 30 डिग्री और इट इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से AC डिस्टेंस आई है। अब इसी तरह से आप ज्योमेट्री लगाकर ये वाली डिस्टेंस A से D तक की डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और A से D तक की तो ये सेंटर पॉइंट है ना, तो सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस A के बराबर होती है, इधर भी है, तो A की डिस्टेंस आ गई 2a के इक्वल। Now calculate energy of any one charge and energy of total charge। तो यहाँ पर ये हेक्सागन है, सॉरी क्यूब है और क्यूब के हर वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है और इस पूरे 8 चार्जेस के सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और किसी एक चार्ज की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन, टोटल एनर्जी तो ये फॉर्मूला लग जाएगा n/2 × u1 और n की वैल्यू 8/21, तो ये आंसर आ गया। और किसी एक चार्ज की एनर्जी तो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका इस क्यूब में। जैसे किसी एक चार्ज की एनर्जी निकालूंगा तो एनर्जी क्या होगी रिमेनिंग 7 चार्जेस के कारण होगी। अब जो 7 चार्जेस में होंगे ऐसे कितने चार्ज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस इस A पॉइंट से ऐसे कितने चार्ज हैं जिनकी डिस्टेंस A के बराबर है। 3 चार्जेस हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चार्जेस कवर हो गए। कौन कौन से, एक तो ये वाला चार्ज, ये है और ये, प्लस kq² a√2। अच्छा a√2 वाले डिस्टेंस वाले क्यों कौन कौन से चार्जेस हैं, वापस से 3 चार्ज हैं, एक तो ये वाला चार्ज, एक ये है और एक ये, तो 3 चार्ज है 3 से मल्टीप्लाई। अब टोटल 7 चार्जेस के कारण लिखना था, 3 यहाँ कंसीडर हो गए, 3 यहाँ बचा एक
और जो बच रहा है उसकी इस ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 3 इंटू 1। तो ये टोटल किसी एक सिंगल चार्ज की एनर्जी हो गई, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसको हम स्मॉल यू के सिंबल से डिफाइन करते हैं, और इसकी डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। इन वैक्यूम और अगर मीडियम में निकालें एनर्जी डेंसिटी, मीडियम के अंदर एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा, एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते ही हैं, वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनर्जी डेंसिटी को आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर इससे देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन अगर बात करें तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है। अब देखिए इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ऐसे समझो एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह है, जैसे इस पेन को मैंने कुछ चार्ज दिया, तो चार्ज होने के कारण ये अपने आसपास वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो अगर पेन को हम चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब हमने सराउंडिंग में इस पेन को चार्ज देने के कारण सराउंडिंग में एनर्जी जनरेट होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, जैसे रूम में मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन है इस रूम में तो एनर्जी डेंसिटी नॉन है, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी निकालनी है तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एनर्जी यू का मतलब होगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी हमें नॉन है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब जिस रीजन के अंदर, जिस वॉल्यूम के अंदर मुझे एनर्जी निकालनी है, उस वॉल्यूम के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। तो ये टोटल एनर्जी है उसके अंदर। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन यह है। नेक्स्ट टॉपिक है होलो स्फीयर। अब देखिए अभी तक हम पॉइंट चार्जेस की एनर्जी दे रहे थे। जैसे मान लो पेन है, इस पेन को मैंने कुछ चार्ज दिया तो पेन के कारण सब जगह एनर्जी होगी, और इस पेन को चार्ज दूंगा तो यही कहूंगा कि अकेला चार्ज है। लेकिन इस पेन को जो हमने चार्ज दिया है, इसको सर्टेन चार्ज दिया है, तो वो अकेला चार्ज नहीं है, वो कई सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। तो लेकिन हम बोलते ही अकेला चार्ज है, उसके कई सारे टुकड़े हैं, तो इस अकेले चार्ज के कारण जो एनर्जी
एनर्जी होती है ना, उसको हम इसकी कहते हैं सेल्फ एनर्जी। तो अब हम सेल्फ एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं और सेल्फ एनर्जी में पहला केस हम ले रहे हैं होलो स्फीयर का। अभी इस चैप्टर में जो सेल्फ एनर्जी निकालना सीखेंगे हम, केवल होलो स्फीयर की निकालेंगे और एक सॉलिड स्फीयर की। बाकी फिर कैपेसिटर के चैप्टर में किसी भी तरह का एलिमेंट हो, हम हर तरह के एलिमेंट की सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं। सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, अकेला चार्ज है आइसोलेटेड तो उसकी एनर्जी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे चार्जेस के सिस्टम की एनर्जी निकालना सीख रहे थे, एक चार्ज की एनर्जी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण थी, तो उसको बोलते थे इंटरेक्शन एनर्जी। और सेल्फ एनर्जी पॉइंट चार्ज की नहीं हो सकती, पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी जीरो होती है, सेल्फ एनर्जी एक्सटेंडेड बॉडी की ही हो सकती है। तो हम ये सेल्फ एनर्जी वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। होलो स्फीयर की सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं। अब होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो। अगर हम एक होलो स्फीयर को चार्ज देंगे, क्यों चार्ज दिया इस होलो स्फीयर को, तो देखो चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन होलो स्फीयर को जब चार्ज देते हैं तो इसके अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी डेंसिटी जीरो, जीरो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा ना। तो होलो स्फीयर के अंदर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो जीरो होती है, मतलब होलो स्फीयर को चार्ज देने से उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। अब होलो स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, जैसे यहाँ ये होलो स्फीयर, इसके बाहर इस पॉइंट पर अगर कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बाहर क्या इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है क्या, देखो ये सरफेस और ये इंफिनिटी, अब सरफेस के बीच इंफिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है। तो इस होलो स्फीयर के बाहर पूरी दुनिया में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है, अब वो कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। तो वो एनर्जी निकालने के लिए यहाँ इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बदल रहा है या नहीं, बदलेगा ना आर के साथ। अब आर के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो एनर्जी डेंसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा। अब टोटल एनर्जी को हम आउटसाइड वाली एनर्जी को इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हाफ यू की जगह क्या लिख दूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू डेल्टा वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा आउटसाइड में, आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक एलिमेंट एज्यूम करना होता है, और एलिमेंट जो हम कंसीडर करते हैं उसका वॉल्यूम यहाँ लिख रहे हैं। अब यहां से यहां तक पूरे इंफिनिटी तक मुझे एनर्जी निकालनी है, तो जो एलिमेंट मैं कंसीडर करूंगा कैसा कंसीडर करूंगा, यहां से यहां तक ये पूरा इमेजिनरी स्फीयर है, और इस स्फीयर में एनर्जी निकालनी कितनी होगी, तो यहाँ एक होलो स्फीयर कंसीडर करेंगे हम। तो होलो स्फीयर मैंने कंसीडर किया जिसकी रेडियस r है और उसकी थिकनेस dr है। अब ये डेल्टा v यहाँ पर इस होलो स्फीयर का वॉल्यूम है, और होलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, एरिया को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ डेल्टा v की वैल्यू यहाँ ये रख देते हैं, तो अब एनर्जी में क्या हो जाएगी, u out इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये फॉर्मूला लेते हैं, अब इसकी लिमिट क्या रखोगे, देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में, और स्मॉल r की लिमिट रखनी है, और मुझे कहां से कहां तक की एनर्जी निकालनी है, यहां सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक की, अंदर तो जीरो है ही सही,
अब सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक अगर मैं चेंज करूंगा तो ये होलो स्फीयर अलग अलग रेडियस के कंसीडर करूंगा, तो यहां जब कंसीडर करूंगा तो मिनिमम रेडियस कैपिटल आर के इक्वल आएगी और यहां इंफिनिटी, तो लिमिट होगी कैपिटल आर टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट होगी कैपिटल आर टू इंफिनिटी। और इसको जब सॉल्व करोगे आप इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा देखिए इसको पूरे को सॉल्व करने पर ये आंसर आ गया। अब मुझे अगर होलो स्फीयर की टोटल एनर्जी बतानी है जिसको हम उसकी सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, तो होलो स्फीयर के अंदर एनर्जी प्लस होलो स्फीयर के आउटसाइड में एनर्जी, और इनसाइड में एनर्जी आई थी 0, आउटसाइड में ही आई, दोनों का सम क्या है टोटल एनर्जी, इसको हम होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। मतलब होलो स्फीयर को अगर q चार्ज दूंगा तो उसके चार्ज देने के कारण उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, इसको हम उसकी सेल्फ एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर। अब देखो सॉलिड स्फीयर के कारण क्या आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है होलो स्फीयर वाला है, तो इसका मतलब आउटसाइड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो वही होगी जो होलो स्फीयर में थी। उसी तरह से इंटीग्रेशन करके इसमें भी आउटसाइड की एनर्जी निकालेंगे तो सेम आएगी kq² डिवाइडेड बाय 2r। अब देखिए सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, और सॉलिड स्फीयर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, तो अंदर की एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। अब अंदर की एनर्जी को इस तरह से, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना होगा। एनर्जी डेंसिटी की जगह ये वैल्यू लिख दी, डेल्टा वी पहले की तरह एक होलो स्फीयर कंसीडर करेंगे, उसका एलिमेंट का वॉल्यूम ये होगा और लिमिट होगी 0 से r तक। अब ये सारी वैल्यू इसमें रखकर सॉल्व किया तो अंदर एनर्जी इसके इक्वल आ जाएगी।
तो जो हमने होलो सॉलिड स्फीयर को चार्ज दिया उसके कारण उसकी सेल्फ एनर्जी ये होती है 3/5 kq²/r। ये सेल्फ एनर्जी उसकी, और सेल्फ एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चार्ज में यहाँ पर इस स्फीयर को पॉजिटिव दूं या नेगेटिव, चार्ज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो सेल्फ एनर्जी ये जो आती है पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उसका फॉर्मूला यह है इस सॉलिड स्फीयर के लिए है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप नोट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।